नमस्कार, मैं दीपक शर्मा, मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत। दोस्तों, जब अपनों पर भरोसा टूटने लगता है तो किसी भी नेता के लिए आसान सा चुनाव भी जीतना मुश्किल हो जाता है, पहाड़ हो जाता है। और आजकल मोदी और शाह का कुछ ऐसा ही हाल है। अब यूं तो इन दोनों को एक दूसरे पे बहुत भरोसा है, इसकी मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, लेकिन इन्हें अपने बहुत से सांसदों पर या कुछ सांसदों पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। और शायद इसीलिए मोदी और शाह आने वाले उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर अंदर से घबराए हुए हैं। वैसे भी जब कोई नेता अल्पमत में होता है या बैसाखियों पर चलता है तो कदम कदम पर घबराहट महसूस होती है। अब दोस्तों, यही मोदी और शाह थे जिन्होंने कभी 2014 के बाद राष्ट्रपति के चुनाव की, उपराष्ट्रपति के चुनाव की, इन चुनाव की इन्होंने कभी परवाह नहीं करी, विपक्ष की परवाह नहीं करी, नंबर की परवाह नहीं करी। आसानी से द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बन गई, पता ही नहीं लगा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, इस्तीफे वाले, जो कुछ दिन पहले इस्तीफा दिया, जिनकी वजह से दोबारा चुनाव हो रहा उपराष्ट्रपति का, जगदीप धनखड़ जीत गए। मोदी जी ने चाहा, मोहर लगी, जीत गए। उसकी वजह यह थी कि तब बीजेपी के पास, मोदी जी के पास नंबर था, बहुमत था, प्रचंड बहुमत था। और आज की स्थिति यह है कि मोदी जी के पास नंबर तो हैं, नंबर आज भी हैं, लेकिन बैसाखियों के नंबर हैं, अपने नहीं हैं। तो सच्चाई है दोस्तों कि मोदी जी के पास नंबर तो हैं, लेकिन वो नंबर बीजेपी के नहीं हैं जो पिछली बार थे। इस बार जो नंबर हैं वो नीतीश कुमार के नंबर हैं, वो नायडू बाबू के नंबर हैं, वो चिराग पासवान के नंबर हैं, वो किसी शिंदे के नंबर हैं, वो ऐसी छोटी छोटी और पार्टियों के नंबर हैं। मोदी जी के पास अपने नंबर नहीं, और अपने नंबर जो हैं भी उस पर भी भरोसा नहीं है। अगर आप लोकसभा में स्थिति देखें, एक बार आंकड़े देख लेते हैं। लोकसभा में मोदी जी के पास, बीजेपी के पास नहीं, एनडीए के पास 293 नंबर है, 293 एनडीए, और राज्यसभा में एनडीए के पास 132 सांसद हैं। यानी कुल मिलाकर उपराष्ट्रपति का चुनाव जीत सकते हैं, विपक्ष से ज़्यादा नंबर हैं। इसकी गणित आगे डिस्कस करेंगे। सवाल इस बात का है कि फिर मोदी और शाह को डर क्यों लग रहा है? मोदी और शाह थोड़ा सा असमंजस में क्यों है, बेचैन क्यों है? बेचैन इसलिए हैं, उनको लगता है कहीं कोई खेल हो गया, इधर से उधर कोई चला गया, क्रॉस वोट कर दिया तो भद पिट जाएगी, भद पिट जाएगी। अब दोस्तों, मोदी जी या शाह साहब को इस दौर में, जब वो मुश्किल वक्त पर खड़े हैं, कमज़ोर ज़मीन पर खड़े हैं, उनको उपराष्ट्रपति के चुनाव में घबराहट क्यों लग रही है नंबर होने के बावजूद? उसकी वजह यह है कि उपराष्ट्रपति का जो चुनाव है वो सीक्रेट बैलेट्स होता है, गुप्त मतदान होता है। और मुझे आप 2 सेकंड दीजिए तो मैं कमज़ोर जो रग है, और अगर आप मुझे 2 सेकंड दीजिए तो मैं और ज़्यादा क्लियर कर सकूँगा कि क्यों घबराई है गुजरात लॉबी। वजह यह है कि जो सीक्रेट बैलेट होता है, जिसे आप गुप्त मतदान कहते हैं, इसमें कोई भी एमपी अपनी पसंद से गुप्त मतदान कर सकता है। यानी ये ज़रूरी नहीं है कि सांसद पार्टी लाइन के अनुसार वोट दे, पार्टी लाइन के अगेंस्ट भी जा सकता है, क्योंकि गुप्त मतदान है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये जो गुप्त मतदान जब होता है, किसने वोट दिया किसको, इसकी पहचान नहीं हो सकती, आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता। इसलिए गुप्त मतदान में क्रॉस वोटिंग का अंदेशा है, क्रॉस वोटिंग हो सकती है। और क्रॉस वोटिंग इसलिए होती है क्योंकि पहचान नहीं हो सकती कि ए सांसद ने किसको वोट दिया, बी सांसद ने किसको वोट दिया। सारा खेल ज़मीर का है, सारा खेल भरोसे का है। अब दोस्तों, क्रॉस वोटिंग का डर क्यों है? डर इसलिए है क्योंकि गुप्त मतदान है। और क्रॉस वोटिंग की बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अभी कुछ ही दिन पहले एक चुनाव हुआ था दिल्ली में, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया का। अब ये कॉन्स्टिट्यूशन क्लब क्या है? ये सब सांसदों का क्लब है, जिसके चेयरमैन जो है वो स्पीकर होते हैं, और सांसदों में से ही सेक्रेटरी चुना जाता है। तो सेक्रेटरी का चुनाव था, और भी कई पदों का चुनाव था। ये जो चुनाव है, इसमें वोट सिर्फ सांसद ही देते हैं, लोकसभा के, राज्यसभा के। जैसे उपराष्ट्रपति के चुनाव में राज्यसभा और लोकसभा के सांसद देते हैं, वैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के चुनाव में भी सांसद ही वोट देते हैं। यानी कुछ पूर्व सांसद भी दे सकते हैं वोट, ऐसा नहीं है, जो मेंबर होते हैं। अब सवाल क्या है कि ये भी सीक्रेट बैलेट से होता है, चुपचाप होता है, कोई भी किसी को दे सकता है, पार्टी लाइन की जरूरत नहीं। यहां पर अमित शाह ने गलती कर दी। गलती ये कर दी
ऐसा लोग कहते हैं कि अमित शाह ने अपने करीबी सांसद संजीव बालियान को मैदान में उतार दिया कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के चुनाव में। और सामने कौन था? बीजेपी के सांसद, जी हां, बीजेपी के सिटिंग एमपी राजीव प्रताप रूडी खड़े थे। कायदे से राजीव प्रताप रूडी को बैठ जाना चाहिए था कि भाई अमित शाह नंबर 2 इस सरकार में, उनके पसंदीदा सांसद संजीव बालियान जो है वो चुनाव लड़ रहे हैं, तो रूडी को बैठ जाना चाहिए था। रूडी बैठे नहीं, रूडी बागी हो गए एक तरह से। उन्होंने कहा नहीं, मैं तो मैदान नहीं छोड़ूंगा, मैं भी लड़ूंगा सेक्रेटरी का चुनाव। और जब ये चुनाव हो रहा था तो ऐसा लोग कहते हैं कि अमित शाह की जो टीम है, जिसमें पीयूष गोयल हैं, भूपेंद्र यादव हैं, धर्मेंद्र प्रधान हैं, जेपी नड्डा है, ये सब बीजेपी के सांसदों से कह रहे थे कि भाई वोट डालिए संजीव बालियान। लेकिन नतीजा बड़ा चौंकाने वाला था। जिस दिन वोटिंग हुई तो सोनिया गांधी, खड़गे साहब, जी हाँ, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, ये भी वोट डालने चले गए। और इन्होंने वोट किसको डाला? राजीव प्रताप रूडी को। और देखते ही देखते बहुत से बीजेपी के सांसद, उन्होंने भी अमित शाह की बात नहीं मानी। एक तरह से क्रॉस वोटिंग हो गई बीजेपी में। और जब परिणाम आया तो बालियान हार गए, रूडी जो बागी थे वो जीत गए। यानी अमित शाह की हार हो गई। मॉडल क्या है? जो उपराष्ट्रपति का जैसे चुनाव होता है, सीक्रेट चुनाव सांसदों द्वारा। तो इसलिए एक तरह से डर है कि कहीं रूडी जैसा खेल यहां भी ना हो जाए। अब दोस्तों, जो बड़ा सवाल है वो ये है कि बैसाखियों वाली सरकार है, अल्पमत में सरकार है, बीजेपी के भीतर बगावत का धुआं है, मोदी जी पे प्रेशर है, और इन सबके बीच उपराष्ट्रपति का चुनाव है। अगर खेल हो गया तो फिर क्या होगा? बिग क्वेश्चन। खेल हुआ तो फिर क्या हुआ? क्रॉस वोटिंग हो गई तो क्या होगा? और दूसरा सवाल कि इससे निपटने के लिए मोदी और शाह क्या कर रहे हैं? क्या वो विपक्ष के कुछ लोगों को तोड़ सकते हैं अपनी संख्या बढ़ाने के लिए? मुझे लगता है कि ये जो उपराष्ट्रपति का चुनाव है एक तरह से अग्नि परीक्षा है, टेस्ट ऑफ स्ट्रेंथ है मोदी की और शाह की। और मुझे लगता है कि इन सवालों की तह में जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये आपको मौजूदा सियासत कहां पर खड़ी है, कौन कितने पानी में, वो बताने जा रही है। ये चुनाव वो बताएगा, जाहिर करेगा। आज मैंने मेहमानों के तौर पर रिपोर्टर्स को बुलाया है, ऐसे लोग जो लोकसभा कवर करते हैं। और उमाकांत लकेड़ा साहब को मैंने इसलिए बुलाया क्योंकि 35 वर्षों से संसद कवर कर रहे हैं, संसद का ही मामला है, लोकसभा राज्यसभा का। उनको बुलाया, उनको सुनिए। कई उपराष्ट्रपति के चुनाव उन्होंने कवर किए। और हमारे साथ रूडी साहब के बड़े करीबी राजीव प्रताप रूडी, जिन्होंने अमित शाह से भिड़कर चुनाव जीत लिया, उनके भी खास हैं अभिषेक कुमार, उनको भी सुनिए। पिक्चर क्लियर होगी। क्या बगावत का धुआं कुछ करने जा रहा है इस उपराष्ट्रपति चुनाव में, या फिर इसका खेल चलेगा? मेरा सवाल यह है कि राज्यसभा में, लोकसभा में अगर मोदी शाह के पास नंबर हैं तो फिर वो डर क्यों रहे हैं उपराष्ट्रपति के चुनाव में? अगर भाई आपके पास नंबर है, आपके पास संख्या है, तो ये घबराहट क्यों, ये डर क्यों? मैं ये जानना चाह रहा हूं। देखिए, एक चीज होती है इसमें, कोई व्हिप तो पॉलिटिकल पार्टीज जारी नहीं कर सकती। जो कानून है, जो विधिमान्य कानून है, उसके हिसाब से कोई व्हिप लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों पर कोई पार्टी व्हिप जारी नहीं करती। ऐसी सूरत में एक किस्म से, चूंकि भारतीय जनता पार्टी अल्पमत में सरकार चला रही है और अलायंस अपने अपने राज्यों में बहुत प्रेशर में काम कर रहे हैं। नीतीश कुमार के पास बिहार में बहुत प्रेशर है, उनकी पार्टी में तो ऐसी विद्रोह की दशा है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से वो हाईजेक करना चाहती है। और चंद्रबाबू नायडू शक के दायरे में हैं, लगातार उन पर नजर रखे हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। उनको दिल्ली बुलाया गया, उनके सीपी राधाकृष्णन साहब से बातचीत हुई है। तो जो इसमें बड़ा जो खेल पलट सकते हैं वो चंद्रबाबू नायडू हैं। उनके पास काफी वोट हैं और वो वोट, अगर चंद्रबाबू नायडू के वोट अगर इधर से उधर खिसकते हैं या क्रॉस वोटिंग होता है, क्रॉस वोटिंग होती है, तो इसका मतलब बहुत नैरो मार्जिन हो जाएगा। और अगर इस चीज का प्रचार हो गया कि नैरो मार्जिन हो गया है, नेक टू नेक फाइट हो गई है, तो फिर भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी की जो चिंता का असली कारण है, उसका नंबर गेम होने के बाद भी वो अवॉइड कर रही है, वो बचना चाहती है नैरो मार्जिन को। जो फाइट है अभी, एक तो 100 और 120 का अंतर है, वो नहीं चाहती कि देखिए वो एकदम 1, 2, 3, 4 वोटों का अंतर हो जाए। अगर 3, 4 वोटों का भी अंतर से अगर अंतर इतना नैरो आ जाएगा
तो उसके बाद उपराष्ट्रपति के चुनाव के बाद जो राजनीतिक परिस्थितियां होंगी वो झेलनी थोड़ा मुश्किल हो जाएंगी, ऐसा मेरा मानना है। जी, मतलब आप कह रहे हैं क्रॉस वोटिंग का डर है, क्रॉस वोटिंग हो सकती है क्योंकि गुप्त मतदान है, सीक्रेट बैलेट है। क्या मैं आपसे पूछ सकता हूं, फिर मैं आ रहा हूं अभिषेक के पास। ये बात तो सही है कि कहीं ना कहीं भरोसे की कमी है, मोदी हैं, शाह हैं, उनको अपने सहयोगियों पे, अब तो अपने सांसदों पर भरोसा नहीं है। क्या ये बात सही है कि नायडू बाबू जब दिल्ली आए, दिल्ली में उनकी बीजेपी से बात हुई और प्राइवेट मीटिंग में नायडू बाबू ने ऐतराज किया, वो खुश नहीं थे। अमित शाह जो बिल लेके आए थे मुख्यमंत्रियों को जेल भेजने वाला, क्या वाकई नायडू ने अपनी नाराजगी जाहिर की है बीजेपी से प्राइवेट में? देखिए मैं बिल्कुल मेरे पास डेफिनेट इंफॉर्मेशन है कि चंद्रबाबू नायडू ने जब ये विधेयक आया और उस विधेयक के आने के पहले जिस तरह से संसद के दोनों सदनों में काफी हंगामा रहा, और उसके बाद चंद्रबाबू नायडू ने पब्लिकली कोई स्टेटमेंट नहीं दिया, लेकिन उन्होंने निजी तौर पर मैसेज भिजवाए हैं, अपने सांसदों से कहलवाया, जो पार्लियामेंट में उनके मिनिस्टर्स हैं, जो सांसद हैं, जो जिनका डे टू डे इंटरेक्शन अमित शाह या नरेंद्र मोदी से होता है, और नरेंद्र मोदी से तो उनका इंस्ट्रक्शन जो इंटरेक्शन है उस लेवल पर नहीं होता है, लेकिन अमित शाह और उनके जो सीनियर मिनिस्टर हैं, जो पार्लियामेंट्री जो सिस्टम को कंट्रोल करते हैं, जी, उनको उन्होंने कन्वे कर दिया। पीयूष गोयल जो है चंद्रबाबू नायडू और केंद्र सरकार के बीच में एक सेतु का काम कर रहे हैं, और उनको डिस्पोज इसी काम पर रखा हुआ है। बिल्कुल नाराजगी है, और उनको ये लगता है कि ये जो टाइमिंग है, ये टाइमिंग का क्या औचित्य है, क्या जरूरत थी इस विधेयक को लाने की, और इससे हमारे जो कैडर है, हमारे जो विधायक हैं, हमारे जो मंत्री हैं, और हमारे जो एमपीज है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उनमें संदेह है, एक फेयर है उनके मन में कि ये क्यों आप लेके आए, इसके टाइमिंग का औचित्य क्या है। तो चंद्रबाबू नायडू बड़े ऊंचे खिलाड़ी हैं, उनको पता है कि उनको टारगेट करने के लिए लाया गया, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये इसलिए लाया गया कि छोटे छोटे जो दल है, जो अलायंस है, उनके खिलाफ जो फाइलें खोलना, और ये चंद्रबाबू नायडू बहुत महत्वपूर्ण भी है, बहुत कीमती भी है उनके लिए, और उनकी जरूरत भी है इस समय। जी, चंद्रबाबू नायडू कहीं ना कहीं नाराज हैं। हालांकि अभी तक उन्होंने कहा है कि हम एनडीए की कैंडिडेट को ही वोट देंगे, लेकिन अंदर से वो नाराज हैं। नाराजगी उन्होंने जाहिर करी। पीयूष गोयल से अमित शाह तक पैगाम गया कि ये जो आप बिल लेकर आए हैं मुख्यमंत्री को जेल भेजना, जिसके खिलाफ मुकदमे, और मुकदमे क्योंकि नायडू बाबू कई मुकदमे हैं, कई गंभीर उन पर आरोप हैं, इस वजह से ये थोड़ा सा नाराजगी मुझे लगती भी है, और टाइमिंग भी थोड़ा ठीक नहीं थी। मैं तेरा अभिषेक पर आ रहा हूँ। अभिषेक, ये तो बात हो गई भाई नायडू बाबू की, नीतीश कुमार की पार्टी या बीजेपी की पार्टी, जो भी कह लीजिए, भरोसे की तो कमी है, और भरोसा का आलम यह है इस वक्त कि अमित शाह को अब अपने सांसदों पर विश्वास नहीं। और हमने देखा कि राजीव प्रताप रूडी जो बागी उम्मीदवार थे एक तरह से बीजेपी के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में, उसमें क्रॉस वोटिंग हुई। बीजेपी के बहुत से सांसद ने अमित शाह के जो कैंडिडेट थे संजीव बालियान, उनको वोट ना देके राजीव प्रताप रूडी को दे दिया। क्या आपको लगता है कि जिस तरह से विपक्ष और बीजेपी के कुछ सांसदों ने मिलकर कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में राजीव प्रताप रूडी को जिता दिया, क्या आपको लगता है कि इस तरह का डर है इस वक्त बीजेपी में, कहीं जो खेल कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के इलेक्शन में हुआ यही उपराष्ट्रपति में ना हो जाए? क्योंकि वोटर तो कमोबेश वही लोग हैं, सांसद ही हैं। देखिए दीपक जी, आप संक्षेप में अगर इसको कहें तो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का इलेक्शन नेट प्रैक्टिस था और उपराष्ट्रपति का चुनाव वार्म अप मैच है। ओहो, विपक्ष की तैयारी को आप देखें, सड़क पर एकजुटता का प्रदर्शन, बिहार में तमाम दलों के नेता जा रहे हैं, कई मुख्यमंत्री जा रहे हैं वोटर अधिकार यात्रा में, और इसके साथ साथ दिल्ली में डिनर पर देखें इंडिया गठबंधन की एकजुटता का प्रदर्शन हो रहा है। संसद में आपको वो दृश्य तो कभी भूल ही नहीं सकता मैं, जब संसद में प्रधानमंत्री के आने पर विपक्ष नारा लगा रहा था कि वोट चोर गद्दी छोड़, और भाजपा के सांसद प्रतिरोध तक नहीं कर पा रहे थे, जबकि इसके पहले जब नरेंद्र मोदी 272 प्लस हुआ करते थे 10 सालों तक, तब ये उम्मीद भला कोई कर सकता था? नहीं कर सकता था। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के इलेक्शन में जो आप गैप देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के अंदर, वो कहीं ना कहीं दिख रहा है कि जो कोर कैडर है बीजेपी के, जो संघ की पृष्ठभूमि से आए हैं, वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा नेतृत्व से लंबे समय से खिन्न थे, और अब जब नरेंद्र मोदी 75 साल के होने जा रहे हैं,
तब उन्हें कहीं ना कहीं से कोई इशारा है जिसके तहत वो काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि गुप्त मतदान जो है, सीक्रेट बैलेट, वो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में भी था, वैसे ही सीक्रेट बैलेट यहां पर भी है। वहां पर भी सांसद वोट कर रहे थे, यहां भी सांसद वोट करेंगे। यहां भी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब की तरह कहीं अंतरात्मा न जाग जाए सांसदों की, क्योंकि यहां तो अंतरात्मा की आवाज पर ही वोटिंग होनी है उपराष्ट्रपति के चुनाव में। अंतरात्मा की आवाज पर तो राष्ट्रपति के चुनाव में कांग्रेस का ऑफिशियल कैंडिडेट आज से 50-55 साल पहले हार गया और कैंडिडेट कोई और जीत गया था। तो खैर, अभी जो स्थिति आप देख रहे हैं, उस स्थिति में आप ये कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी स्थितियां बहुत अच्छी नहीं है और विपक्ष की एकजुटता का जो प्रदर्शन हो रहा है सड़क से लेकर संसद और डाइनिंग रूम तक, उससे एक बात तो जाहिर है कि ये संख्या का प्रदर्शन किसी और को दिखाने के लिए नहीं, बल्कि नायडू, नीतीश और एकनाथ शिंदे को दिखाने के लिए हो रहा है, क्योंकि बिना नंबर देखे वो स्विच करेंगे नहीं। कोई भी चीज यहाँ नहीं लेगा बिना नंबर देखे, और वो नंबर ये दिखा रहे हैं, लगातार दिखा रहे हैं। नहीं, नंबर तो मैं मान गया, नंबर जो है, इसमें मैं दोस्तों से भी कह रहा हूं कि नंबर जो है वो एनडीए के पास है, एनडीए के उम्मीदवार के जीतने के चांसेस हैं क्योंकि नंबर उनके पास हैं। लेकिन क्योंकि सीक्रेट बैलेट है, इसीलिए मैंने कॉन्स्टिट्यूशन क्लब की बात कही कि उस चुनाव में भी सीक्रेट बैलेट था और सांसद ही वोट कर सकता है। क्या आपको लगता है कि अमित शाह से कुछ ऐसे सांसद बीजेपी के हैं जो नाराज हैं अंदर ही अंदर, और एक खेमे बंदी है, रविशंकर प्रसाद, राजीव प्रताप रूडी, शाहनवाज हुसैन, मुख्तार अब्बास नकवी, एक इस तरह के लोग आपको दिखते हैं कहीं ना कहीं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी अब कांग्रेस के रास्ते पर जा रही है, ये बात माननी होगी। फर्क यह है कि कांग्रेस में आला कमान की ढिलाई की वजह से चीजें हुई और भारतीय जनता पार्टी में आला कमान की जरूरत से ज्यादा सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, सत्ता के केंद्रीकरण की वजह से चीजें हो रही है। 10 सालों में एक बहुत बड़ी असंतुष्ट जमात खड़ी हो गई। कहां है शाहनवाज हुसैन? लोकसभा का टिकट तक नहीं दिया जाता। राजीव प्रताप रूडी 10 साल से बैठे हुए हैं, एक बार 10-11 महीने के लिए राज्य मंत्री बनाया गया, फिर बाहर कर दिया गया। कौन है भारतीय जनता पार्टी में अभी? रविशंकर प्रसाद कहां है? रविशंकर प्रसाद मंत्री कौन लोग बनाए जा रहे हैं? रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट बनाए जा रहे हैं, या फिर यह देखा जा रहा है कि औसत दर्जे का प्रदर्शन करने वाले और बहुत बड़ी महत्वाकांक्षा नहीं रखने वाले में पिक एंड चूज करने की जो प्रक्रिया है उसमें से चुन करके मंत्री बनाए जा रहे हैं। तो जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक टैलेंट पूल हुआ करता था वो कहां है? आप बिहार से देखें, उत्तर प्रदेश से देखें, मध्य प्रदेश से देखें, केंद्र में मंत्रियों की लिस्ट आप उठाकर देख लीजिए, राज्य के मुख्यमंत्रियों की लिस्ट उठाकर देख लीजिए, राज्यों में जहां बीजेपी सत्ता में नहीं है वहां नेता विपक्ष की लिस्ट उठाकर देख लीजिए। नाराजगी है अभिषेक, नाराजगी है बीजेपी के अंदर। आप बिहार की बात कर रहे थे तो मैं आपके सामने कह देता हूं, प्रशांत किशोर ने पूरा कच्चा चिट्ठा सामने रख दिया प्रदेश अध्यक्ष का, भाजपा के चेहरे सम्राट चौधरी का। वो कह रहे हैं कि एक तो 9वीं पास है, एक 7वीं पास है। तो ये कह रहे हैं कि पूरी बीजेपी की लीडरशिप क्यों ऐसी है? ऐसा तो कभी नहीं था कि आप कहीं भी देखिए भारतीय जनता पार्टी को सुशील मोदी जैसे नेता चेहरे हुआ करते थे बीजेपी के। उत्तर प्रदेश की स्थिति है कि मुख्यमंत्री के साथ ही अविश्वास है, महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री के साथ दिल्ली का भी अविश्वास है, और सहयोगी दल जिसके पास लोकसभा में 7 सांसद है उसका भी अविश्वास है। got it. आगे कुआं पीछे खाई की स्थिति मौजूदा लीडरशिप के सामने खड़ी हो गई है, और ऑपोजिशन अब अपनी एकजुटता का प्रदर्शन एक ऐसे समय में कर रहा है कि जिस दिन बिहार का नतीजा आया उस दिन वैकल्पिक सरकार की भूमिका तैयार होनी शुरू हो सकती है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लखड़ा साहब आपसे, क्योंकि आप बीजेपी को बहुत भीतर से देख रहे हैं, आरएसएस को भी देख रहे हैं। क्या एक बहुत बोल्ड क्वेश्चन, और मैं बड़ा बोल्ड आंसर चाह रहा हूं, क्या मैं ये कह सकता हूं या पूछ सकता हूं आपसे कि राजनाथ सिंह हैं, नितिन गडकरी हैं, राजीव प्रताप रूडी हैं, योगी आदित्यनाथ हैं, शिवराज सिंह चौहान हैं, मुख्तार अब्बास नकवी हैं, शाहनवाज हुसैन हैं, रविशंकर प्रसाद हैं, वसुंधरा राजे हैं, ये जो कई मैंने नाम लिए, मैं नाम बोलता चला जाऊंगा, येदुरप्पा हैं, बहुत से ऐसे नाम हैं, क्या ये लोग फ्रॉम ए टू जेड, इस तरह के लोग बीजेपी में मोदी और शाह से खुश नहीं है? ये तो आपने जो पब्लिक डोमेन पे है वो नाम लिए, ये पब्लिक डोमेन के नाम है। एक बड़ी तादाद है, नाम आपके पास है, बड़ी तादाद है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स की जो उत्तर प्रदेश के हैं, मामले जुमा 33 लोग जीते हुए हैं, मध्य प्रदेश के, उत्तर प्रदेश के, बिहार के, ऐसे ऐसे मेरे पास दर्जनों नाम है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स के, जिनसे आप बातचीत करके देखेंगे तो वो कह रहे हैं कि साहब हमारे जो जिलों में अधिकारी फोन नहीं उठा रहे हैं, ना तो उनको मंत्री बनाया,
न उनको संतरी बनाया, उनके पास कोई काम सौंपा हुआ नहीं है, ना पार्टी का काम है ना सरकार का काम है। अब वो अपने कार्यकर्ताओं की मदद करने के लिए अगर वो अपने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या डिवीजन कलेक्टर या जिसको भी जो भी अधिकारी वहां सक्षम अधिकारी हैं उनको फोन करते हैं तो पता लगा कि फोन ही नहीं उठ रहा, कोई जवाब ही नहीं हो रहा, और वो चिट्ठी लिखते हैं उसमें कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और जो इंटरेक्शन होता था, मैं आपको बता दूं, जो एक अटल जी के टाइम पर, इवन कांग्रेस के टाइम पर भी इस तरह की एक्टिविटीज होती थी और आवाजें उठती थी सांसदों की कि हमसे मुलाकातें बातचीत नहीं हुई है। कोई मुलाकातें कोई बातचीत नहीं हो रही है। भारतीय जनता पार्टी का जो पूरा सेटअप है वो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह है। अगर आप लॉबी में आपकी एंट्री है, आप लॉबी में घुस चुके हैं या वहां कोई आपका आपका एक किस्म से लिंक है, तो यस, उस लॉबी में अगर आपका कोई लिंक है, कोई गुजरात मॉडल है, कोई ठगे बड़े कॉन्ट्रैक्टर्स है, मतलब आपका अडानी कॉन्टेक्ट है, कुछ ऐसा कॉन्टेक्ट है कि आप तो इनके चलिए, जब आपने बताया कि बहुत लंबी लिस्ट है, बहुत लंबी लिस्ट है जो लोग मोदी और शाह के स्टाइल से नाराज हैं, तो फिर ये भी बता दीजिए कि कौन लोग करीब हैं। क्या भूपेंद्र यादव, मंत्री पीयूष गोयल, नड्डा, धर्मेंद्र प्रधान, अश्वनी वैष्णव, यही जो है लोग क्लोज हैं मिस्टर मोदी और शाह के? 7-8 नाम जो मैंने गिनाए, यही किचन कैबिनेट है उनकी। हाँ, जी, देखिए उसमें बहुत ज्यादा लोगों से अब इनकी बातचीत नहीं होती। ये फैसले पहले कर लेते हैं और उस फैसले को लागू करने की सूचना बाद में देते हैं। ये कोई कंसल्टेशन भारतीय जनता पार्टी में, जो एक कंसल्टेशन पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग कब होती है? जब वहां कोई डिसीजन होना, डिसीजन तो पहले ही ले चुके होते हैं, वो तो एक फॉर्मेलिटी, फोटो अपॉर्चुनिटी होती है पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग। उसका कोई, वो फेक मीटिंग है, ये उसका कोई वैल्यू नहीं है। कोई अब उस पार्लियामेंट्री बोर्ड में नितिन गडकरी जैसे व्यक्ति नहीं है जो पार्टी के अध्यक्ष है, उनको निकाल दिया 3 साल पहले। जो सवाल करेगा वो बाहर। अब उसमें राजनाथ सिंह है, राजनाथ सिंह की बोलती बंद है। ठीक है, वो एक मंत्री है लेकिन वो कोई उनकी कोई चलती नहीं है, वो एक मिट्टी के माधव है। शिवराज सिंह चौहान क्या बोलेंगे? शिवराज सिंह चौहान से तो वैसे ही डरते हैं क्योंकि उनको तो पार्टी का प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट घोषित किया था आरएसएस के लोगों ने। तो सवाल ये है कि ये तो इतने डरे हुए हैं, ये तो अपनी छाया से भी डरते हैं। ये तो दूर की बात है कि नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह और शिवराज सिंह चौहान, इनको तो अपने अलावा कोई काम नहीं होता, ये निर्णय पहले लेते हैं। आपने एक सवाल पूछा था कि ये मंत्री, ये देखिए पीयूष गोयल इनके सामने, नितिन जो जिस समय अरुण जेटली होते थे, तो अरुण जेटली के रोल में पीयूष गोयल है। जो भी बातें करनी होती है, चाहे व्यापार रिलेटेड, ट्रेड रिलेटेड, टेरिफ रिलेटेड, पॉलिटिकल अरेंजमेंट, उद्योगपतियों से, कॉर्पोरेट घरानों से कोई बात की लेन देन, जो भी धंधा पानी चलना है, वो पीयूष गोयल से इंटरेक्ट करते हैं। बाकी लोगों के पास ना तो इनका इतना टैलेंट है, इनके पास मंत्रियों का कोई टैलेंट नहीं है जिससे कोई बात कर सके, चाहते भी नहीं टैलेंट। ऐसा होता है ना कि टैलेंट क्या खर्च कर रहे हैं, टैलेंट खर्च हो रहा है, इनको कोई जरूरत ही नहीं है, टैलेंट इनके अंदर खुद ही है। ये सोचते हैं हमसे ज्यादा टैलेंट किसमें है। जी ठीक है, ठीक समझ गया। अगर लखेड़ा साहब की बात पर जो कई बड़े खुलासे कर दिए इन्होंने एक ही जवाब में, इनका ये कहना है कि भाई कुछ लोग हैं, पीयूष गोयल जैसे लोग हैं, नड्डा जैसे लोग हैं, जो गुजरात लॉबी के इर्द गिर्द हैं मोदी शाह के, बाकी ज्यादातर लोग नाराज हैं। मैंने तो 10-12 नाम गिनाए थे, लेकिन लखेड़ा साहब ने कहा कि 4 गुना ऐसे नाम मैं ले सकता हूँ। बिहार के सांसद हैं, उत्तर प्रदेश के सांसद हैं, राजस्थान के सांसद हैं, मध्य प्रदेश के हैं, जो कहीं ना कहीं उनको लगता है कि वो हाशिए पर है, उनकी कोई पूछ नहीं है पार्टी के अंदर, ना ही कोई जिम्मेदारी है, ना ही कोई पद है, ना ही मंत्री है, ना ही संतरी, न 3 में न 13 में। ऐसे माहौल में अगर सीक्रेट बैलेट हो रहा है, गुप्त मतदान हो रहा है, तो फिर कुछ भी हो सकता है। आखिरी सवाल, और 30 सेकंड बचे हैं अभिषेक मेरे पास। ये जो इन्होंने कहा लखेड़ा साहब ने, आप भी ऑब्जर्व कर रहे हैं, सारा डेटा आपके साथ रहता है, क्या मैं मानूं कि गुजरात लॉबी एक अलग लॉबी है बीजेपी में, एक बिहार लॉबी है, एक योगी जी की लॉबी है, गडकरी की, क्या गुटबंदी आपको दिखती है बीजेपी में जब आप सांसदों के घर जाते हैं, चाय वाय पीते हैं? देखिए दीपक जी, गुटबंदी तो है, लेकिन जो लॉबी की बात आप कर रहे हैं, गुजरात लॉबी के काउंटर में कोई लॉबी तैयार नहीं हुई है, यही मोदी शाह की सफलता का कारण है। ओके, कोई बिहार लॉबी नहीं है, कोई यूपी लॉबी नहीं है, सब जगह एक दूसरे को निपटाने में नेता लगे हुए हैं, बीजेपी के नेता स्थानीय स्तर पर ही। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी में गुजरात लॉबी जो फिलहाल एकजुट है, आपस में जितने मतभेद हो सी आर पाटिल और अमित शाह के,
जितने मतभेद हो आनंदीबेन पटेल से, लेकिन नरेंद्र मोदी ने सबको अपने हिसाब से साध रखा है, गुजरात लॉबी को अहमियत देते हुए। वो लॉबी फिलहाल एकजुट है और हर राज्य में 2-2, 3-3 लॉबी खड़ी कर दी गई है। और ये लॉबी कहां ले जाएगी बीजेपी को, आज मैं आपके सामने करें भविष्यवाणी करता हूं। मैं भविष्यवाणी जल्दी नहीं करता, लेकिन एक बात कह के मैं खत्म करना चाहूंगा कि जो हाल कांग्रेस पार्टी का हुआ कि हर राज्य में दिग्विजय सिंह वर्सेस सिंधिया, टीएस सिंहदेव वर्सेस भूपेश बघेल के भी हालात बने गए थे या मीडिया द्वारा बना दिए गए थे, अशोक गहलोत बनाम सचिन पायलट, ये हर जगह जो लॉबी बनाने की कोशिशें हुई या बनी, सत्ता जैसे ही दिल्ली से छूटी, वहां तो 2 ही लॉबी एक स्टेट में दिखाई दे रही थी। यहाँ कई सारी लॉबी और कई सारे गुट अलग अलग दिशा में जाते हुए दिखाई दे सकते हैं। बड़ी बड़ी बात हमारे एक्सपर्ट्स ने आज कही। दोनों पत्रकार हैं, दोनों का ये कहना है और राजनीति पे बड़ी बारीक नजर रखते हैं। इनका कहना है कि भाई बीजेपी के अंदर भरोसे की कमी, क्योंकि मोदी शाह के अलावा तीसरा कोई ऐसा नेता नहीं है बीजेपी में जिसको आप कह सकते हैं कि उसके पास ताकत है, उसके पास अधिकार है। पीयूष गोयल हो सकते हैं, जेपी नड्डा हो सकते हैं, लेकिन वो इसलिए उनके पास उनका अहमियत इस वजह से क्योंकि वो मोदी और शाह के करीब है। कहने का मतलब है एक बहुत बड़ा तबका बीजेपी में नाराज है मोदी और शाह से। और सबसे बड़ी चीज 11 साल हो चुके हैं, जिनको 11 साल में कुछ नहीं मिला, ना खुदा मिला ना विसाले सनम, उनका आप सोचिए आलम क्या होगा। और ऐसे में गुप्त मतदान होने जा रहा है, ऐसे में सीक्रेट बैलेट पड़ने जा रहा है, ऐसे वक्त पे जब मोदी प्रेशर में हर तरफ से, वहां पर सीक्रेट बैलेट हो रहा है। और जब एक क्लब का चुनाव, संविधान कॉन्स्टिट्यूशन क्लब, अगर इसका एक चुनाव जहां सांसद वोट करते हैं वो अगर अमित शाह हार सकते हैं, तो फिर इसमें क्या होगा, यहाँ स्टेक्स बहुत है। और यही एक डर है। और एक चीज दोस्तों मैं फिर से लास्ट में क्लियर कर दूं आपको, बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। नंबर जो है लोकसभा में, राज्यसभा में, वो एनडीए के पास है, लेकिन क्योंकि सीक्रेट बैलेट है, क्रॉस वोटिंग का डर है, इसलिए उद्धव ठाकरे से भी बात करने की कोशिश हो रही है, शरद पवार से भी बात करने की कोशिश हो रही है। बीजेपी तो यहां तक चाहती कि तमिलनाडु के नाम पर डीएमके एब्सटेन कर जाए इस इलेक्शन से। इस तरह की चीजें सोची जा रही। उसकी वजह सिर्फ एक ही है, डर है, क्योंकि भरोसे की कमी है। और भरोसे की कमी हमने हाल में देखी जब बागी उम्मीदवार राजीव प्रताप रूडी ने अमित शाह के कैंडिडेट को हरा दिया। बहुत बहुत शुक्रिया लखेड़ा साहब आपका, आप इस प्रोग्राम में शामिल हुए। अभिषेक भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए और आपने तमाम जानकारियां दी। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम।